रात के 10 बज रहे हैं। आज तक पर आप दस्तक देख रहे हैं। अब से करीब 30 घंटे पहले देश को अपने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य 11 सैन्य अधिकारी जवानों के हेलीकॉप्टर क्रैश में खो देने की खबर मिली। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री ने इन सभी लोगों को, सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। शहीदों के परिजनों से एक एक करके मिले। बुधवार दोपहर को इस खबर के आने के बाद से देश में बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर जिस हेलीकॉप्टर को सबसे सुरक्षित माना गया वो क्रैश कैसे हो गया। बहुत सारी आशंकाएं लोग अपने मन में रखे हुए हैं, सवाल उठ रहे हैं। इसीलिए हमने आज कई एक्सपर्ट से बात करके जाना है कि आखिर 7 मिनट में हेलीकॉप्टर क्रैश से पहले क्या हो सकता है। मैं बड़े दुख और भारी मन से 8 दिसंबर 2021 की दोपहर में हुई मिलिट्री हेलीकॉप्टर, जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे, की दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ। लोकल रीजन से वेरी क्लियरली बोल रहे हैं कि एवरी टाइम लाइक हेलीकॉप्टर फ्लाइज बाय दिस साइड, इधर लेफ्ट या राइट साइड लेंगे, पर लाइक दिस टाइम उनको पता नहीं क्या हुआ। कैसे हो सकता है ऐसा? हम समझना चाहते हैं कि आखिर ये जो हेलीकॉप्टर है किन परिस्थितियों में क्रैश हुआ। कहीं इसके पीछे और कुछ गड़बड़ तो नहीं है? जरूर कोई ऐसी इमरजेंसी हुई है जिसके कारण पायलट को मजबूरी में पहाड़ों के बीच में ऐसे धुंध में घुसना पड़ा। इतना बेस चॉपर होते हुए भी कैसा हुआ? अपने कंधों पर देश की सुरक्षा की सर्वोच्च सैन्य जिम्मेदारी लेकर चलने वाले जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी, अन्य जवानों के शव जब कंधों पर आ गए तो देश की आंखों में सबकी नमी है, लेकिन मन में सवालों की धुंध है। हर सवाल का जवाब अगले 36 से 72 घंटे के बीच इसी बॉक्स से मिल सकता है, जिसे सब ब्लैक बॉक्स कहते हैं। हकीकत में जो ब्लैक यानी काला नहीं बल्कि ऑरेंज यानी नारंगी रंग का होता है। कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश साइट से सेना के जांच अधिकारी इसी ब्लैक बॉक्स को ले जाते आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ब्लैक बॉक्स ना? ये ब्लैक बॉक्स क्या क्या बताएगा, इसे जानने से पहले अब दिल्ली चलिए। संसद में रक्षा मंत्री की तरफ से दी गई जानकारी को सुनिए। एयरफोर्स के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बुधवार दोपहर 12:15 पर जिस हेलीकॉप्टर को लैंड करना था उसका संपर्क 12:08 पर टूट जाता है। फिर आखिर उन आखिरी 7 मिनट में क्या हुआ, इसका आखिरी वीडियो सबूत अब तक ये हासिल है, जिसमें कुन्नूर में कुछ लोगों की तरफ से बनाया गया वीडियो आया। इस वीडियो के शुरुआती 1 सेकंड में दावा है जनरल बिपिन रावत को ले जाता हेलीकॉप्टर देखा। आगे गहरी धुंध जिसमें कुछ भी नजर ना आए। इसके बाद कैमरा नीचे आ जाता है। लोग प्रश्नवाचक मन के साथ कुछ पूछते दिखते हैं। अचानक एक तेज आवाज सुनाई पड़ती है और लोग कहते हैं, धुंध के बीच दाखिल होते हेलीकॉप्टर और फिर जमीन पर नीचे आग का गोला बनकर गिरे हुए हेलीकॉप्टर के बीच ही सारे सवालों की जड़ है कि आखिर हुआ क्या। आशंकाओं के बादल सोशल मीडिया में लाखों करोड़ों लोगों के मन में है। आखिर हुआ क्या, कैसे हुआ? इसीलिए सवालों की लंबी फहरिस्त कई प्रमुख नेता भी लेकर खड़े हो जाते हैं।
पावरफुल इंजन है, 2-2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है और उसमें हमारे सेनापति साहब मारे जाते हैं। मुझे लगता है हम बोलते हैं कि हमारे डिफेंस क्षेत्र का आधुनिकीकरण हो गया है, लेकिन हमारे सेनापति ऐसे हेलीकॉप्टर में मारे जाते हैं। लोगों के मन में कुछ शंकाएं हैं। पहले सीडीएस जो तीनों दलों के ऊपर जिनकी जगह थी, तो इसका बड़ा भारी दुख जो है सब लोगों के दिल में है और साथ साथ कुछ शंका जो है दिलों में है कि ये कैसा हो सकता है। हर शंका का समाधान करने के लिए ही ट्राई सर्विस इंक्वायरी यानी तीनों सेनाओं की तरफ से सामूहिक जांच शुरू हो गई। इस जगह से आप तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए आज तक के संवाददाता प्रमोद राघव यहीं पर मौजूद हैं। हम अभी नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में हैं और यहाँ का लोकेशन का नाम है काटेरी और जहाँ से 100 मीटर वहाँ पे जो देख रहे हैं वो है हेलीकॉप्टर क्रैश का ग्राउंड जीरो साइट। वहाँ पे अभी भी डेब्रीज पूरा सब कुछ है। वहाँ पे एयरफोर्स पर्सनल है, आर्मी पर्सनल भी है। इनफैक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 आर्मी पर्सनल यहाँ इस तरह से यहाँ किसी को ना लेकिन कंप्लीटली मना कर रहे हैं वहाँ चलने तक। तमिलनाडु पुलिस भी वहाँ पे है। तमिलनाडु पुलिस का डीजीपी थी थोड़ी देर के पहले वहाँ पे आया था, वो भी चेक कर रहा है कि क्या हुआ है। लैंडिंग के समय से पहले संपर्क टूटने के बाद क्रैश होने के बीच तक 7 मिनट में आखिर क्या हुआ और 7 मिनट से ठीक पहले क्या हुआ का जवाब तलाशने के लिए कुन्नूर में संवाददाता प्रमोद राघव, श्रीनगर में संवाददाता अशरफ वानी जुटते हैं। MI-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। उसे लंबे वक्त तक उड़ा चुके रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन अमिताभ रंजन और MI-17 V5 हेलीकॉप्टर की यूनिट की टेक्निकल टीम में अनुभव रखने वाली रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति काला से उन जवाबों को हम खोज कर लाए जिनका सवाल है आखिर बुधवार को आखिरी 7 मिनट में क्या हुआ होगा। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ प्रमोद राघव, कुन्नूर आज तक। कुन्नूर के हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद लोग पिछले साल का एक हादसा याद कर रहे हैं। बात जनवरी 2020 की है। तब ताइवान के सेना प्रमुख जो है उनकी मृत्यु भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई थी। इस बार भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ समेत 14 लोग जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे का कारण तीनों सेना की संयुक्त कमेटी खोज रही है। आज तक संवाददाताओं ने भी ग्राउंड जीरो से और फिर वायुसेना की उसी B-17 V5 हेलीकॉप्टर से जुड़े रहे पायलट्स और टेक्निकल एक्सपर्ट से बातचीत की। जगह है कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश साइट। आपको सामने आज तक संवाददाता प्रमोद राघव दिखते हैं। ये वीडियो दिखाने के पीछे वजह है संवाददाता के पीछे चारों तरफ छाई हुई धुंध या कोहरा कहिए। अब 19 सेकंड के इस वीडियो को देखिए जिसमें पहले हेलीकॉप्टर बादलों के झुंड कहें या अंधी धुंध कहें जिसमें दाखिल होता दिखा, अचानक नीचे आग के गोले के रूप में गिरा हुआ नजर आया। अब पहले चश्मदीद को सुनिए। पूरा आंख के सामने आदमी लोग जला, हेलीकॉप्टर गिर गया, आदमी जल गया, उठा के गए, एम्बुलेंस आई। बुधवार को इस क्रैश के बाद सबसे पहले आज तक संवाददाता प्रमोद राघव यहां पहुंचे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने क्या बताया उसे सुनिए। यहाँ पे 2 बड़ा पेड़ था, एक पेड़ अभी पूरा कंप्लीटली गिर गया। दैट इज वेयर द हेलीकॉप्टर एक्चुअली क्रैश। और ये लाइक रेजिडेंट्स या लोकल रीजन से वेरी क्लियरली बोल रहे हैं कि एवरी टाइम लाइक हेलीकॉप्टर फ्लाइज बाय दिस साइड, इधर लेफ्ट या राइट साइड लेंगे, पर लाइक दिस टाइम उनको पता नहीं क्या हुआ। और अभी जैसे देख रहे हैं हमारा भी वो पूरा का पूरा विजिबिलिटी चल गया बिकॉज ऑफ द मिस्ट। एंड इस समय पे लाइक दिसंबर जैसा तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा मिस्ट होगा, एक बड़ा लाइक क्लाइमेटिक प्रॉब्लम है। पर लाइक रेजिडेंट्स बोल रहे हैं कि लाइक एयरफोर्स पर्सनल तो ऑलवेज भी केयरफुल होंगे और उनको पता था, बट दिस टाइम उनको क्या हुआ वो पता नहीं है। इसीलिए पहली आशंका आती है, क्या खराब मौसम के कारण क्रैश हुआ? किसी भी उड़ान से पहले मौसम के बारे में कैसे जानकारी ली जाती है? जवाब हमने रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति काला से पूछा। इसलिए खासकर पूछा क्योंकि दीप्ति काला खुद भी MI-17 V5 हेलीकॉप्टर की यूनिट में टेक्निकल एक्सपर्ट रही हैं, जो बताती हैं
फॉग की डेंसिटी, बिकॉज इसीलिए हमारे पास मेट ऑफिसर्स होते हैं जो विजिबिलिटी बताते हैं कि कितनी विजिबिलिटी है। सो एक मिनिमम क्राइटेरिया और मैक्सिमम क्राइटेरिया होता है विजिबिलिटी का, अगर वो पूरा हो रहा है तो फ्लाइंग होगी, अगर विजिबिलिटी डाउन है तो फ्लाइंग नहीं होगी। और उन केसेस में जहां पे बीच में इमरजेंसी में आपका वेदर खराब होता है, तो उसके लिए भी पायलट को पता होता है कि इस सिचुएशन में उसको क्या करना है। या तो वो नियर बाय स्टेशन में लैंड करेंगे, या वो एक गो अराउंड करेंगे और वेट करेंगे कि मौसम ठीक हो जाए। तो कहीं, बिकॉज एवरी नाउ एंड देन हर एक स्टेट से, हर एक सिटी से लिंक जहां पर भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स होते हैं, उनसे वार्तालाप चलती रहती है। फिर ऐसा क्या हुआ कि बुधवार को हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है? देश अपने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को खो देता है। दूसरी आशंका जन्म लेती है, क्या इंजन फेल होने से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ? जवाब तलाशने के लिए कुन्नूर से 3200 किलोमीटर दूर श्रीनगर में आज तक संवाददाता अशरफ फानी निकलते हैं। एक गेट खटखटाते हैं। अशरफ फानी के सामने खड़े शख्स का नाम अमिताभ रंजन। इनके पास आज तक संवाददाता क्यों आए, परिचय से समझिए। अमिताभ रंजन रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन है। मिग समेत कई जंगी जहाज उड़ाने के अनुभवी हैं। कुन्नूर में जो MI-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसे 3 साल में 1000 घंटे तक फ्लाई कर चुके हैं। बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में जो MI-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें 14 जवानों की जान गई और उसमें चीफ ऑफ द स्टाफ जो डिफेंस है जनरल बिपिन रावत, उनकी और उनकी पत्नी के साथ साथ और जो 12 लोग थे उस हेलीकॉप्टर में सवार, उन सभी की जान गई और पूरा देश उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। दरअसल हम समझना चाहते हैं कि आखिर ये जो हेलीकॉप्टर है किन परिस्थितियों में क्रैश हुआ। उन्हीं परिस्थितियों का वीडियो सबसे पहले संवाददाता अशरफ वानी ने रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन अमिताभ रंजन को दिखाया। फिर दूसरी आशंका का जवाब पूछा, क्या इंजन फेल होने से हेलीकॉप्टर क्रैश हो सकता है? इस हेलीकॉप्टर की खासियत यह है, इसमें जो इसके इंजन की पावर है, उस इंजन की पावर से ये हेलीकॉप्टर एक इंजन के साथ भी किसी भी जगह से निकल करके आराम से आ सकता है, आराम से लैंड कर सकता है। इसमें 2 इंजन हैं। 2 इंजन हैं और दोनों इंजन लगातार एक साथ काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी के समय दूसरा ऑन होगा या पहला ऑन होगा। इंजन फेलियर जो है वो कारण नहीं था क्रैश का। ये देखिए, ये तो जब तक FDR जो उसका फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है उसका एनालिसिस नहीं होगा, हम उसको कह नहीं सकते, क्योंकि इंजन फेल होने के 2-3 कारण हो सकते हैं। या तो खुद से इंजन बंद कर दें, जो कि किसी भी हेलीकॉप्टर या जहाज में बैठा कोई पायलट या कोई क्रू मेंबर कभी नहीं करेगा, ये पहली बात हुई। दूसरा होता है कॉन्टेमिनेटेड फ्यूल। इसका भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि जब VVIP फ्लाइट होती है उसके पहले और जहाज उड़ने के ठीक पहले, उसके पहले इसमें सैंपलिंग की जाती है फ्यूल की, जिसमें कंटामिनेशन का सवाल नहीं पैदा होता है। 3 साल तक वायुसेना के MI-17 V5 हेलीकॉप्टर को उड़ाने के अनुभवी रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन इंजन की खराबी से क्रैश होने की बात पर इनकार करते हैं। फिर सवाल घूम फिर कर यहीं आ जाता है, आखिर उन आखिरी 7 मिनट में क्या हुआ, जिसकी जांच वायुसेना की तरफ से एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बनी टीम कर रही है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ प्रमोद राघव, कुन्नूर आज तक। अब सारी उम्मीदें किसी भी विमान, हेलीकॉप्टर के सारे राज कैद करने वाले उस उपकरण से है जिसमें ये सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं। कहा जाता है कि 70% तक हर क्रैश की वजह ये जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है वो बता देता है। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में कई सवालों के जवाब इस उपकरण को ही देने हैं, लेकिन कैसे? तीसरा सवाल अब ये उठता है, आखिर हेलीकॉप्टर में आग कैसे लगी? हेलीकॉप्टर में आग पहले लगी या बाद में? मेरा तजुर्बा ये कहता है कि ये हेलीकॉप्टर किसी कारणवश उड़ता हुआ जाकर के जमीन में घुस गया है। ये जो हेलीकॉप्टर है, इसकी फ्यूल की कैरेज कैपेसिटी अगर मेरी याददाश्त सही है तो 2600 लीटर होती है। 2600 लीटर फ्यूल लेकर के ये तकरीबन 800 लीटर पर प्रति घंटे के हिसाब से इस्तेमाल करता है।
और टेक ऑफ से लेकर के एक्सीडेंट के समय के बीच में तकरीबन 15 मिनट का समय है। तो हम इस बात को मान करके चले, बहुत कम फ्यूल खत्म हुआ था, बहुत कम फ्यूल खत्म हुआ था और करीब 2000 लीटर अगर हम आंकड़ा लगाएं, लीटर फ्यूल अगर बचा हुआ है तो 2000 लीटर फ्यूल जलने के लिए बहुत होता है और उससे बहुत भीषण आग लग सकती है। दूसरा कारण होता है, अगर जहाज में मान लें किसी और सिस्टम में पहले से अगर आग लगी है, तब उस आग को फैलने से रोकने के लिए आपको सबसे पहले जहाज हेलीकॉप्टर को लैंड करना पड़ेगा। और लैंड करने की जगह ही नहीं, लैंड करने की जगह अगर आपके पास नहीं है, आपको स्ट्रेट इन लैंडिंग उसको कंसेप्ट बोलते हैं कि आप बस पहले जमीन पकड़ लीजिए, उसके बाद पैसेंजर्स को उतारिए और तब तक आपका फायर फाइटिंग सिस्टम काम करेगा। ये एक ऐसी स्थिति है जो कि किसी भी पायलट को मजबूर करेगी कि सेफ्टी के लिए मैं नीचे जाऊं या सेफ्टी के लिए ऊपर रहूं। किस कारण क्रैश हुआ, इस सवाल के बीच ये तस्वीर देखनी जरूरी। जब देश के लिए सैन्य रणनीतियां बनाने वाले सेनापति समेत अन्य सपूतों को तिरंगे में लिपट कर आना पड़ता है, परिवार श्रद्धांजलि देता है, सरकार के लोग श्रद्धांजलि देते हैं, जांबाज जनरल को अंतिम प्रणाम किया जाता है, कंधे पर तिरंगे में लिपटे ये ताबूत क्यों आए? चौथा सवाल बहुत अहम, आखिर धुंध के झुंड के बीच क्यों हेलीकॉप्टर को दाखिल होना पड़ा? ये तो वो वाली कहने वाली बात हुई कि मैं अंधेरी रात में गाड़ी में बैठ करके उसे 100 की स्पीड से भगाता हुआ किसी भी रोड पे चला जाऊं। ऐसा तो कोई नहीं करेगा, पहली बात। अब क्यों के साथ कई सारे इसमें परिस्थितियां हो सकती हैं। पहली परिस्थिति जो मेरे समझ में आती है वो ये है कि जरूर कोई ऐसी इमरजेंसी हुई है जिसके कारण पायलट को मजबूरी में पहाड़ों के बीच में ऐसे धुंध में घुसना पड़ा। पूरा कारण क्रैश का अब जलकर खाक हो चुके हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से वाली टेल में लगा सबसे जरूरी उपकरण बता सकता है। वो बॉक्स जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड को संजो कर रखता है। इन्हें अधिकतर हेलीकॉप्टर की टेल में लगाया जाता है क्योंकि ये पाया गया कि क्रैश के बाद टेल एरिया ही सुरक्षित रहता है। इन्हीं बॉक्स को अब सुरक्षित ले जाकर जांच शुरू की जा चुकी है। इन्हें देखकर अब आपके मन की पांचवी शंका ये हो सकती है कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से क्या कैसे पता चलेगा? दो सिस्टम्स होते हैं, जो एक होता है वो ऑल्टीट्यूड, उसकी स्पीड, उस टाइम पे जितने भी कॉकपिट में पैरामीटर्स लगे रहते हैं उनकी रिकॉर्डिंग करता है, और एक वॉइस रिकॉर्डर होता है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो आपने बोला CVR। तो वो लेटेस्ट 2 घंटे की वॉइस रिकॉर्डिंग जो पायलट की, को पायलट की या पायलट की ATC में जो भी कॉकपिट में बातें चल रही हैं पिछले 2 घंटे की, वो रिकॉर्ड करता है। तो जब हम FDR की बात करते हैं, जब वॉइस रिकॉर्डर से तो हमें ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चलती है कि जस्ट क्रैश से पहले पायलट क्या क्या बातें कर रहे थे, ऐसी कौन सी इमरजेंसीज उनके पास आई जिनका वो नाम ले रहे हैं। मान लीजिए फ्यूल टैंक की इमरजेंसी आई तो ऑफ कोर्स जो पायलट है वो को पायलट से बात करेगा कि फ्यूल टैंक इमरजेंसी है। तो वो चीज जब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हमारे बहुत काम आती है। देन जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में जो नॉर्मल कॉकपिट का डेटा रिकॉर्ड हो रहा है वो दोनों हम मैच कर सकते हैं। हर आशंका, हर सवाल की धुंध छटने के बाद पता चलेगा आखिर क्या हुआ उस हेलीकॉप्टर के साथ जिसे 12:15 पर लैंड करना था, जिसका संपर्क 7 मिनट पहले टूट गया। संपर्क सिर्फ एक हेलीकॉप्टर से नहीं टूटा, जांबाज जनरल, उनकी पत्नी और अन्य 12 जवानों का संपर्क 130 करोड़ देशवासियों से भी टूट गया, जिन्हें अब देश श्रद्धांजलि दे रहा है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ प्रमोद राघव, कुन्नूर आज तक। देश की सेवा में हर मोर्चे पर काबिलियत और क्षमता का लोहा मनवाने वाले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने देश के लिए एक से बढ़कर एक मिशन को पूरा किया। ये जनरल बिपिन रावत ही थे जिनके कार्यकाल में भारतीय सेना में एक नई ऊर्जा और आक्रामकता देखने को मिली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन जनरल ने अपने हर मिशन को पूरा किया, वो जनरल एक अधूरी ख्वाहिश के साथ इस दुनिया से विदा हुए।
जिस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की सेवा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असाधारण बताया, सच्चे देशभक्त की उपाधि दी, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन बिपिन रावत की अपने पैतृक गांव को लेकर क्या ख्वाहिश थी? जिन बिपिन रावत को कठिन निर्णय लेने और उस पर अड़े रहने के लिए जाना जाता था, भारत के उस योद्धा ने इस सड़क को लेकर क्या वादा किया था? हमारे जनरल साहब से, गवर्नमेंट से बड़ी उम्मीद थी कि और जगह नहीं चमकेगा तो जनरल साहब का इलाका तो चमक ही जाएगा। तो जनरल साहब की सबसे पीछे रह गए गवर्नमेंट के उसमें कि गवर्नमेंट के पैसा खर्च हो रहा, गवर्नमेंट के पैसे बचाए तो अपने लिए रास्ता भी नहीं बना। जो बिपिन रावत हर काम में अव्वल रहे, LAC से LOC तक तैनात रहे, वो बिपिन रावत ताले लगे इन घरों को क्यों खुलवाना चाहते थे? जनरल बिपिन रावत नहीं रहे, सारा देश उन्हें याद कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। श्रीनगर के लाल चौक में भी उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। वहीं जिस तमिलनाडु में CDS का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जब वहां से एम्बुलेंस उनका शव लेकर निकली तो हर जगह उनके सम्मान में फूलों की बारिश की गई। लेकिन जनरल बिपिन रावत की अधूरी ख्वाहिशों का रिश्ता तमिलनाडु के कुन्नूर से 2800 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के सेण गांव में है। ये वही मिट्टी है जिसने जनरल बिपिन रावत को जंग में दुश्मन के छक्के छुड़ाने का जज्बा दिया। ये वही गांव है जहां आर्मी बैकग्राउंड से आने वाले जनरल बिपिन रावत के सपनों को ऊंची उड़ान मिली। 2 साल पहले जनरल बिपिन रावत अपने पैतृक गांव के कच्चे और बीहड़ रास्तों पर कदम ताल करते हुए आए थे, जो पौड़ी जिले के द्वारी घाल ब्लॉक में आता है। इस दौरान कच्चे रास्ते पर जनरल बिपिन रावत सिविल ड्रेस में थे और उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। आज भले ही उत्तराखंड विधानसभा में अपने माटी के लाल को श्रद्धांजलि दी जा रही हो, लेकिन उत्तराखंड बनने के इतने साल बाद भी जनरल के घर के रास्ते अब भी उसी हालत में हैं। तो इन पगडंडियों के सहारे ही इस गांव की तरफ आया जा सकता है। ये अगर आप घर देखें, ये जनरल बिपिन रावत के चाचा का घर है। जनरल बिपिन रावत ने 2018 के अपने इस दौरे में ये कहा भी था कि वो जरूर ये कोशिश करेंगे कि यहाँ तक एक तो सड़क पहुंचे, और दूसरा उन्होंने एक बात अपने चाचा से और अपने रिश्तेदारों से कही भी थी कि वो यहाँ पर जमीन देखकर अपने लिए एक घर जरूर बनाएंगे, ताकि रिटायरमेंट के बाद वो अपना वक्त इन वादियों में गुजार सकें, एक अच्छी वादियों में गुजार सकें और एक मैसेज दे सकें पूरे देश को कि उत्तराखंड में पलायन की जरूरत नहीं है, रिवर्स पलायन होना बेहद जरूरी है। जनरल बिपिन रावत के आर्मी चीफ बनने पर आज तक साल 2016 में सेण गांव आया था। तब भी CDS के पैतृक गांव में सड़क नहीं थी और पगडंडियों के सहारे ही उनके घर तक पहुंचा जा सकता था। लेकिन अफसोस, जब उनके निधन पर हमारी टीम उनके परिवार के लोगों से बातचीत करने के लिए पहुंची तो इतने साल बाद भी हालात जस के तस थे। आखिरी बार जनरल बिपिन रावत जब यहाँ आए थे तो उन्हें पैदल चलकर ही अपने पैतृक घर तक आना पड़ा था। देखा जाए तो इस घर को अगर आप करीब से देखें तो ये वही घर है जहां पर जनरल बिपिन रावत कई बार आए हैं। वो दिल्ली और देहरादून तो रहे, लेकिन ये घर उनका पैतृक घर है और इस घर में उनके रिश्तेदार रहते हैं, बेहद दुखी हैं वो। आपसे यही जानना चाहेंगे कि किस तरीके से बिपिन रावत इस गांव से जुड़े रहे, कितना वक्त यहाँ बीता, क्या कुछ यादें हैं आपकी? हाँ, 2018 में आए थे वो तब 3-4 घंटे रहे यहाँ पर। उसके बाद रात को लैंसडाउन में रहे। तब इन्होंने यहाँ पर मकान बनाने के लिए कहा था अपने लिए, बगल में इधर। और यहाँ पर कहा था कि मैं आता रहूँगा, जाता रहूँगा, सबको प्लान जो यहाँ से बाहर बसे हुए हैं सबको वापस लाऊंगा और गांव का विकास करेंगे। तब उन्होंने उस दिन सड़क के लिए भी चिट्ठी लिखी थी यहीं पर, और गांव में प्लांटेशन के लिए था उनका, फलदार पेड़ लगाएंगे और तब जाके गांव का विकास होगा और सबको वापस लाएंगे। लेकिन जिस गांव से निकलकर जनरल बिपिन रावत देश के गौरव बने, उस गांव में उत्तराखंड में बनने वाली सरकारें विकास पहुंचाने में नाकाम रही। भले इस गांव में ज्यादा लोग ना रहते हों, लेकिन यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर उन्हीं पगडंडियों के सहारे बिरमोली गांव में एक शोक सभा रखी गई है, ताकि जनरल के को याद किया जा सके और जनरल के जो काम है, जनरल ने जो वादे किए थे और जिसकी वजह से यहाँ के लोग बेहद खुश थे और लगता है जो अभी कभी पूरे नहीं होंगे।
जनरल रावत की पढ़ाई लिखाई भले ही उनके पैतृक गांव में नहीं हुई, लेकिन यहाँ से उनका लगाव बहुत गहरा था। इसीलिए वो यहाँ रिटायरमेंट के बाद बसना चाहते थे, जिसके लिए उनकी योजना एक घर बनवाने की भी थी। देहरादून में तो उनके घर का निर्माण शुरू भी हो गया है, लेकिन उनके चले जाने के बाद यहाँ के स्थानीय लोग बहुत निराश हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये सड़क है, जिसकी उम्मीद जनरल बिपिन रावत के चले जाने के बाद टूट गई है। जनरल बिपिन रावत जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, देश के लिए बड़े बड़े निर्णय लिए, बहुत कुछ किया देश के लिए, लेकिन उनके गांव तक पहुंचने वाली सड़क अभी तक ऐसी है। अगर आप गौर से देखें तो इन पथरीले रास्तों को, इन पगडंडियों को देखें और देखें जरा दूसरी तरफ, दूसरे छोर पर इन पगडंडियों को जो ऊपर तक जाती हैं, और ये इस खाई को देखें, पूरा जंगल और पूरी पगडंडी लेपर्ड से भरी हुई है। ऐसे में लोगों को बेहद खतरा होता है यहाँ इस पगडंडी से गुजरने का। आगे की कहानी आपको जनरल रावत के दोस्त रघुवीर सिंह सुनाएंगे, जो पड़ोस के ही गांव में रहते हैं। जैसे ही उन्होंने जनरल रावत के निधन की खबर सुनी, वो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इस कच्ची सड़क से उनके पैतृक गांव के लिए निकल गए, ये जानते हुए भी कि यहाँ पर चलना आसान नहीं है। यहाँ रीछ होते हैं, रीछ, और सबसे खतरनाक रीछ होता है, बाघ होते हैं वगैरह। देख रहे हैं यह जनरल साहब, तो हम तो धरती को वहाँ पर पड़ना, मकान के सामने सिर झुका के आ जाएंगे और कहाँ जा सकना। जनरल साहब तक हम पहुँच नहीं सकते, उनकी चिता तक हम पहुँच नहीं सकते, इतना बड़ा आदमी पड़े हम यहीं पर सिर झुका के। इस बातचीत में जनरल रावत के दोस्त ने हमें उनके एक वादे के बारे में भी बताया, जो अब कैसे पूरा होगा कोई नहीं जानता। अब जनरल साहब तो चले गए, अब ऐसे ही रह जाएगा, ये कौन बनाएगा। और उस समय अब जनरल साहब बोल देते वहीं से कि बना, तो बन जाती। 2 साल हो गए सर्वे हुए को, जनरल साहब क्या, तो जनरल साहब ने बोला मैं रिटायर हूँ, अपने चाचाओं के लिए बोला, और तब मैं बनाऊंगा, अपने घर भी बनाऊंगा, सड़क भी बनाऊंगा। तो जनरल साहब तो चले गए, अब कौन बनाए। यहाँ के लोगों को ये बात हजम नहीं होती कि जो बिपिन रावत सेना में इतने ऊंचे पदों पर रहे, उनके पैतृक गांव में पिछले 20 सालों में सरकारें एक सड़क तक नहीं बना पाई। शायद इसीलिए जनरल रावत ने खुद ही सड़क बनवाने का वादा इन लोगों से किया था। जनरल साहब से, गवर्नमेंट से बड़ी उम्मीद थी कि और जगह नहीं चमकेगा तो जनरल साहब का इलाका तो चमक ही जाएगा। तो जनरल साहब की सबसे पीछे रह गए गवर्नमेंट के उसमें, कि गवर्नमेंट के पैसा खर्च हो रहा, गवर्नमेंट के पैसे बचाए तो अपने लिए रास्ता बना। उत्तराखंड की सरकारों ने भले ही जनरल के गांव की अनदेखी की हो, लेकिन वो हर वक्त उत्तराखंड के लिए सपने देखा करते थे। उनकी सबसे बड़ी चिंता अपने राज्य में होने वाले पलायन को लेकर थी। उनका मानना था कि उत्तराखंड में पर्यटन के लिहाज से काफी संभावना है। शायद इसीलिए उनकी योजना रिटायरमेंट के बाद अपने गांव से बाहर गए लोगों को वापस बुलाने की थी। पौड़ी गढ़वाल जिले के सेण गांव में कभी 15 से ज्यादा परिवार रहते थे। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ करीब 93 लोगों की आबादी थी, लेकिन अब यहाँ सिर्फ जनरल रावत का परिवार ही शेष बचा है। जनरल बिपिन रावत ने एक सपना देखा था जो अब अधूरा रह गया। इन बंद घरों को अगर आप देखें, बिपिन रावत का ये सपना था कि वो इन बंद घरों को खोलें और लोगों को वापस लेकर आए, जो लोग इन गांवों से दूर चले गए हैं। उनका साफ तौर पर ये मानना था कि उत्तराखंड के लोगों को वापस इस खूबसूरत भूमि पर आने की जरूरत है, ताकि वो एक अच्छी हवा के साथ अपना जीवन बिता सकें। लेकिन अब वो सपना ही रह गया। पहाड़ों पर बसने वालों के लिए अक्सर कहा जाता है कि पहाड़ का पानी और जवानी उसके कभी काम नहीं आते। जनरल बिपिन रावत इसे बदलना चाहते थे, लेकिन अफसोस ऐसा हो न सका। उनकी योजना रिटायरमेंट के बाद अपने राज्य के लिए कुछ करने की थी। शायद इसीलिए वो देहरादून में रिटायरमेंट के बाद बसने का अरमान संजोए हुए थे। ये देहरादून में जनरल रावत के नए घर की तस्वीर है, जिसका काम अभी हाल ही में शुरू हुआ था। इसी महीने की शुरुआत में सीडीएस रावत की पत्नी मधुलिका और छोटी बेटी मकान का काम देखने भी आई थी, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। पौड़ी गढ़वाल के सेण गांव से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। काल के दौरान जनरल बिपिन रावत ने देश की सेवा हर एक मोर्चे पर की। पूर्वोत्तर की पहाड़ियों से लेकर जम्मू कश्मीर तक और हर जगह वो अपनी एक छाप छोड़कर आए। एक नजर जनरल रावत के शानदार करियर पर, जिसमें हमेशा राष्ट्र सर्वोपरि रहा। हमारे देश के वीर सपूत थे, इनकी इस दुर्घटना में मृत्यु हुई, उसका हमें भारी दुख है। सीडीएस के पद पे विराजमान रहे, हमें बहुत बड़ा दुख है इस बात का कि हमारे पूरे राष्ट्र की क्षति हुई है और पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर है। कि बिना लोभ मोह के कर्मठता के अनुसार ये जाने जाते हैं।
पूरे देश की तरह बिपिन रावत के पैतृक गांव के लोग भी उनके जाने से दुखी हैं, लेकिन पौड़ी गढ़वाल के सैण गांव से ही जनरल बिपिन रावत के मन में देश सेवा के बीच पड़े। दरअसल जनरल रावत के पिता लेफ्टिनेंट जनरल LS रावत सेना में डिप्टी चीफ के पद से रिटायर हुए थे। रावत के पिता एक जवान से अपना करियर शुरू करके सेना में बड़े पद पर पहुंचे और परिवार में देश सेवा की परंपरा डाली। उनका बहुत अच्छा परिवार के साथ मेल मिलाप है और फोन से हम बात करते रहते हैं। यहाँ पहले जमाने से लेके मतलब बहुत खेती पाती करते थे लोग, तो ये संघर्ष मतलब फिलहाल तो अपने जीवन यापन करने तक ही सीमित रह गया था। लेकिन जब हमारे जैसे ये रावत जी जैसे सूरवीर जो देश में कुछ आगे बढ़े, पूरा देश का नाम उज्जवल किया, ऐसे ही बहुत विभूतियां हमारे देश की, हमारे ग्राम सभा की हैं। जनरल रावत बचपन में ही पढ़ाई के लिए देहरादून आ गए, जहां स्कूल के दिनों में मिले संस्कार और शिक्षा ने उनकी जिंदगी पर गहरा असर डाला। भारतीय सैन्य अकादमी में प्री मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जनरल रावत 16 दिसंबर 1978 को 11वीं गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में बतौर लेफ्टिनेंट कमीशन हुए। INA में प्रशिक्षण के दौरान जनरल रावत ने अपनी क्षमताओं और काबिलियत से सबका दिल जीत लिया। उन्हें बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अकादमी में प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 1986 में चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इन्फेंट्री बटालियन के चीफ रहे। राष्ट्रीय राइफल्स के एक सेक्टर और कश्मीर घाटी में 19 इन्फेंट्री डिवीजन की अगुवाई तक की। वहीं कांगो में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन का नेतृत्व भी किया। 17 दिसंबर 2016 को वो देश के थल सेना प्रमुख बना। 3 साल थल सेना प्रमुख रहने के बाद 30 दिसंबर 2019 को उन्हें देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया। इस पद पर उनका कार्यकाल दिसंबर 2022 में समाप्त होना था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, वरना देश पर मर मिटने वाला ये जनरल देश की सेवा आगे भी करता रहता। जनरल रावत देश को किस हद तक प्यार करते थे, इस बारे में एक बार उनकी पत्नी ने आज तक को बताया था। मेरे बच्चे तो यही बोलते हैं कि सारे आर्मी ऑफिसर्स जो उनकी तारीफ करते हैं, काश वो घर में भी वैसे हों। तो मेरे बच्चों से उनका इतना ज़्यादा, जैसे फील्ड एरिया में रहने के कारण इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहता है, तो मैंने ही उनको ज़्यादातर रखा है, इतना ज़्यादा नहीं है उनके साथ। तो और मुझे पता है कि वो अपने बच्चों को मतलब जो अपने दिखावट नहीं कर सकते, वो उनका ये है बस। घूमना ये है कि अपना देश में ही जितना ज़्यादा घूमो। बाहर हम लोग विदेश गए, सबने फोटो खींचनी शुरू की कि ये देखिए स्विट्जरलैंड कितना सुंदर है, तो कहते अपना कश्मीर भूल गए ये लोग। बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका अपनी दोनों बेटियों को अकेला छोड़कर बहुत दूर चले गए हैं। इस मुश्किल घड़ी में सारा देश जनरल रावत की दोनों बेटियों के साथ खड़ा है। सारे देश की संवेदनाएं उनके साथ है। जनरल रावत की बड़ी बेटी का नाम कार्तिका है, उनकी शादी हो चुकी है और फिलहाल वो मुंबई में रहती हैं। वहीं छोटी बेटी का नाम तारिणी है, जो दिल्ली हाईकोर्ट में वकील के तौर पर प्रैक्टिस कर रही हैं। CDS बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर जैसी सामने आई, इस दुखद खबर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनरल रावत की बेटियों से मिलने पहुंचे और उन्हें ढांढस बंधाया। अपने माता पिता का एक साथ पार्थिव शरीर देखकर इन दोनों बेटियों पर क्या बीत रही होगी, इसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। आज तक ब्यूरो।